हेलो माय डियर स्टूडेंट, सो वेलकम टू एमपीसीएससी स्टडीज। मैं हूं अंशु सिंह सेंगर और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले एक नया टॉपिक द ग्रोइंग मिडिल क्लास। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा था पुराने टॉपिक्स में कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो किस स्टेट में डिवाइड हुआ करती थी। ठीक है, हर स्टेट में कैसे कैसे लोग रहा करते थे। ओके, और उस टाइम पे जो पॉलिटिकल कॉजेस थे, सोशल कॉजेस थे, ठीक है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या हुआ करते थे। ठीक, सब्सिस्टेंस क्राइसिस और इकोनॉमिक कॉजेस क्या हुआ करते थे। ठीक, अब आ गया इसमें मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास वर्ड आया, ये मिडिल क्लास कहाँ से आ गए? तो जो थर्ड स्टेट हुआ करता, थर्ड स्टेट में क्या था, जो मर्चेंट्स लोग हुआ थे, मर्चेंट एंड ट्रेडर्स हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया, जब ओवरसीज ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी तो इनके पास पैसा आना स्टार्ट हो गया। उस समय पे जो यूरोपियन कंट्रीज थी तो वहां पे क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। तो ये लोग ट्रेडिंग क्या करते थे, ओवरसीज ट्रेडिंग हो गई है, इस वजह से इनके पास पैसा आ गया। अब उससे क्या हुआ, जब पैसा आया तो ये लोग एजुकेटेड हो गए, मतलब इन्होंने अपने आगे वाली जनरेशन को पढ़ाना स्टार्ट किया तो वो लोग एजुकेटेड हो गए। अब जो ये पढ़ा लिखा ग्रुप था, मतलब एजुकेटेड ग्रुप था, वो क्या करता, बिलीव करता था दैट बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। तो जो भी लोग थे, जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग थे, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते थे बाय बर्थ से, वो नहीं दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आइडियाज कहाँ से आए होंगे? कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो इनके बारे में बात की होगी। तो जो लोग इनके बारे में बात करते थे, कि जो नए आइडियाज की बात करते थे, ये फिलोसफर हुआ करते थे। तो ये लोग कहीं ना कहीं फिलोसफर से बहुत इंस्पायर्ड थे। जैसे फिलोसफर्स में आपके बुक में नाम आए होंगे लॉक, आपके बुक में जॉन लॉक का नाम आएगा, ठीक है, एंड मॉन्टेस्को। आप इन दोनों के नाम भी पढ़ेंगे और आगे भी देखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन फिलोसफर में, कि रोल ऑफ फिलोसफर, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें अभी आप आगे के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं फिलोसफर्स के बारे में। ठीक है, तो जो आपने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि जो अमेरिका के 13 कॉलोनी क्या हुई थी, उनको इंडिपेंडेंसी मतलब आजादी जब मिली थी, तो वहां पे भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कहीं ना कहीं मॉन्टेस्क्यू की एक बुक थी, उसके ऊपर डिपेंडेंट था, मतलब उन्हीं उन्हीं की थ्योरी के ऊपर लिया गया था। ठीक है, तो ये भी फ्रेंच के जो लोग हुआ करते थे, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग, उनके लिए बड़ी चिंता का विषय हो गया था कि अब मतलब लोग इसके बारे में सोचना स्टार्ट कर रहे थे कि हर एक पीपल्स को, इंडिविजुअल को क्या मिलना चाहिए, उनका इक्वलिटी राइट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली बात सब जगह आ रही थी। तो देखिए बच्चों, अब देखना है फिलोसफर एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन रेवोल्यूशन, कि रेवोल्यूशन में जो फिलोसफर थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। जो भी आप लोगों, जो भी क्या होता था कि जो लोगों की नई आइडियोलॉजी आती थी, लोगों के मन में कुछ विचार आते थे, ये एकदम से तो नहीं आते होंगे। कुछ लोग जो क्या कर लेते, जो जो पढ़ लिख लेते थे, जो अच्छा जिन्होंने पढ़ लिया है, तो लोग पढ़ते थे, पढ़ने के बाद चीजों को समझते थे। तो जो पढ़ लिख लिया, समझ लिया, उनके दिमाग में कुछ नए आइडियाज भी आते थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको हम फिलोसफर बोल देते थे। ठीक है, अब जो भी कोई नया रेवोल्यूशन होगा, आप उठा के देख लीजिए, बहुत सारे रेवोल्यूशन स्टार्ट होते थे फिलोसफर्स की वजह से, कि वो नए नए आइडियाज देते थे, उनकी आइडियोलॉजी अलग होती थी, आइडियाज यूनिक हुआ करते थे, गलत चीजों के अगेंस्ट वो बोला करते थे, गलत चीजों को अपोज किया करते थे। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो फिलोसफर बनने की कोशिश करते होंगे, या आगे जाके बनेंगे भी। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हो सकता है कि आप लोग भी कुछ न्यू आइडियाज डेवलप करें, आगे अपने कंट्री को आगे डेवलप करने में या इसको आगे ले जाने में बहुत हेल्प करेंगे। आप लोगों में से ही बच्चे होते हैं जो फिलोसफर बनते हैं। ठीक है, तो पहला जैसे नाम आता है आपका जॉन जॉन लॉक का नाम आता है। तो जॉन लॉक की एक बुक हुआ करती थी, ठीक है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने इस बुक में लिखा था कि जो राजा था, जिसके पास क्या पूरी पावर हुआ करती थी बाय बर्थ, ठीक है, लोग मान लिया करते थे कि जो राजा है उसको भगवान ने भेजा है, तो पूरे अधिकार हुआ करते थे, जिसके पास एब्सोल्यूट राइट हुआ करते थे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्यों? क्योंकि अगर एक इंसान जिसके पास पूरी पावर होगी तो वो कहीं ना कहीं करप्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास पूरी पावर है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई अपोज करने वाला नहीं है, तो उसके पास पूरी पावर होगी, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। ठीक है, सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग, जैसे पहले होता था कि पूरा का पूरा सिस्टम कैसे चलता था कि किंग होगा, उसके बाद उसका बेटा किंग बनेगा, तो वो एलिजिबल भी नहीं हुआ करते थे कई बार। ठीक है, वो पूरे का पूरी सत्ता संभालने के योग भी नहीं रहते थे। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं दिमाग में आने लगी। ठीक है, कि और दूसरे जो फिलोसोफर थे वो थे आपके जीन जैक रूसो। अब इनकी एक बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या इन्होंने मेंशन किया, उसमें इन्होंने मेंशन किया कि जो गवर्नमेंट है उसको सबको अधिकार देने चाहिए। किसका? वोटिंग का अधिकार, मतलब कि वोट, जो इक्वल वोटिंग होती है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स या बहुत सारे स्टेट, मतलब जो नीचे तबके के लोग हुआ करते थे, उनको वोटिंग का अधिकार ही नहीं था, ऐसा हुआ करता था। पर
उन्होंने कहा कि अगर एक गवर्नमेंट है तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जहां पे हर एक इंडिविजुअल्स को अपना अपना वोट, इक्वल वोट का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये थे, और जो थर्ड थे वो थे मॉन्टेस्क्यू। अब जो आपके मॉन्टेस्क्यू थे, उनकी एक बुक थी जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ द लॉ। तो स्पिरिट ऑफ द लॉ में उन्होंने बताया था कि जो पावर थी वो सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो आपका जो तीन बॉडीज आप अभी पढ़ते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशरी, ये आपने अभी 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये तीनों पावर किसके पास थी? किंग के पास। देखो वही क्या बनाता था, वही का लॉ बनाता था, वही उसको एग्जीक्यूट करता था, और वही क्या करता था, डिसीजन देता था। मतलब न्याय व्यवस्था उसी के हाथ में रहती थी पूरी। तो उन्होंने कहा कि ये पूरी पावर सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए एक इंसान के ऊपर। या तो इतना देखो प्रेशर, या इतने सारे उसके पास मतलब अनलिमिटेड पावर्स आ जाएंगे तो वो अपने मन की करेगा, फिर तानाशाही जो हम पढ़ते हैं ना, तानाशाही करेगा फिर वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उनके हिसाब से क्या था, उनके हिसाब से था कि इन पावर को क्या कर दो, अलग अलग डिवाइड कर दो। तो देखो जो अमेरिका के कॉलोनीज रिलीज हुई थी, मतलब इंडिपेंडेंस मिली थी उनको, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें यही जो इनकी थ्योरी थी इसी को ही अप्लाई किया गया था वहां पे, कहीं ना कहीं इनके आइडियाज को ही वहां पे अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। हमारी कंट्री में भी आप पढ़ते हैं ना कि लेजिस्लेचर अलग है, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या होते हैं, जो किसी लॉ को बनाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव लाइक हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो उसको क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं वो हमारी कंट्री के ऊपर। और जो होता है ज्यूडिशरी, ज्यूडिशरी अपने जज एंड कोर्ट सिस्टम हो गया, जो तीनों क्या इंडिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हाँ लिंक्ड है बट इंडिपेंडेंट, मतलब दोनों ये तीनों क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि जो हमारे फिलोसोफर थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था रेवोल्यूशन में, ठीक है। तो इनका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि रोल ऑफ फिलोसोफर इन रेवोल्यूशन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता था बच्चों, इसलिए मैंने, आप देख सकते हैं कि इन तीनों जो आपके फिलोसोफर थे, तीनों के बारे में एक साथ इंफॉर्मेशन दे दिए। तीनों की बुक के बारे में आपको देखिए, इनकी बुक याद रखनी है, इनके नेम भी याद रखने हैं, ठीक है। और बुक में क्या मेंशन किया गया है, किसकी बुक में क्या मेंशन किया गया है, ये भी याद रखने की आपको जरूरत है, ठीक है। तो अगर इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली लिख पाएंगे। ओके, सो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच।